Hello everyone, here Prajakta, and we are starting Sanskrit and History of Ayurveda. That is one of the subject of first year BMS, right? So a very warm welcome you. Okay, so the first chapter we are starting from the first chapter. We'll cover all the basics, ठीक है? And how questions are asked. So question based, everything would be covered here. Okay. So let's start from first chapter. That is संस्कृत वर्णानाम परिचय. ठीक है? संस्कृत के वर्ण के परिचय से जो है वो हमें स्टार्ट करना है इसमें. एनसीआईएम सिलेबस जो है वो संस्कृत वर्णानाम परिचय में क्या आएंगे? तो माहेश्वर सूत्र, उच्चारण स्थान, बाह्य प्रयत्नानी और अभ्यंतर प्रयत्नानी. ठीक है, ये जो है वो टॉपिक्स हैं फर्स्ट चैप्टर में. ओके, यहाँ पर बहुत ही अच्छा एनसीआईज हमने कर दिया है. हम उसी तरीके से जो है वो कवर करने वाले हैं कि इसमें से जो है वो 5 मार्क्स के एमसीक्यू ही आएंगे. ठीक है, ये टॉपिक से. और एसएक्यू जो है इसमें नहीं एक्सपेक्ट है और क्वेश्चन नहीं आने वाला है, और एलईक्यू भी नहीं आने वाला है. बट द इम्पोर्टेंट थिंग हियर इज कि दीज आर द वेरी बेसिक चैप्टर्स. ठीक है, तो हमें ये चैप्टर कवर किए बिना हमारे आगे वाले जो टॉपिक्स हैं वो नहीं समझ में आएंगे. तो आपको ये सब एमसीक्यू तो आने ही वाले हैं, आपको एमसीक्यू बेस्ड ही याद रखना है, सूत्र वगैरह याद रखने हैं, लेकिन इसको समझ भी अच्छे से लेना है. ठीक है, तो जो है वो आपको आगे वाले टॉपिक समझ में आएंगे. तो हम क्वेश्चन बेस्ड भी चलेंगे और कॉन्सेप्ट भी समझते चलेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. संस्कृत जो है वो संस्कृत के बेसिक्स देखते हैं. तो संस्कृत वर्ड जो है वो सम, क्रू और त से बना हुआ है. ठीक है, त जो है वो प्रत्यय होता है. तो संस्कृत शब्द का अर्थ क्या होता है? प्योर, शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित और परिनिष्ठित. है ना, ये सारे जो है वो सिनोनिम्स है. ठीक है, मतलब शुद्ध या प्योर, है ना. व्याकरण का क्या मतलब होता है? व्याकरण मतलब ग्रामर, है ना. तो ग्रामर, ये व्याकरण शब्द जो है वो वी, आंग, क्रू और ये ल्यूट, ल्यूट अगेन प्रत्यय होता है. ठीक है, तो व्याकरण. तो व्याक्रियन्ते, व्युत्पाद्यन्ते, ये आपको मतलब नहीं करना है. इस व्याकरण का बेसिक मतलब क्या होता है? जिसके माध्यम से शब्दों की उत्पत्ति या निष्पत्ति बताई जाए, है ना, वो व्याकरण होता है. व्याकरण शब्द शास्त्र या पदशास्त्र है. जैसे हमारे पास डिक्शनरी होती है, राइट. तो डिक्शनरी वगैरह सारे बेसिक्स जो इंग्लिश की डिक्शनरी होती है या किसी भी चीज की, किसी भी लैंग्वेज की, दैट इज कैन बी लाइक सिमिलर टू व्याकरण. ओके. सो त्रिमुनि, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर. ठीक है, त्रिमुनि जो है वो संस्कृत के या आयुर्वेद के त्रिमुनि बोल सकते हो या संस्कृत के त्रिमुनि बोल सकते हो. तो वो कौन है? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि. ठीक है, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि. ठीक है, तो ये जो है वो संस्कृत के 3 मुनि हैं, आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन आता है. ओके. अष्टाध्यायी, व्हाट इज अष्टाध्यायी? वर्ड को ब्रेक करो. संस्कृत में हमेशा वर्ड को ब्रेक करोगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो अष्टाध्यायी में अष्ट अध्याय, अष्ट मतलब 8, अध्याय मतलब चैप्टर्स. तो व्याकरण शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये, है ना. ये एक बुक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो व्याकरण शास्त्र मतलब ग्रामर से पूरी रिलेटेड है. अष्टाध्यायी जो महर्षि किसने लिखी है? पाणिनि जी ने लिखी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू आता ही है. ओके. सो महर्षि पाणिनि की ये रचना है अष्टाध्यायी. इसमें कितने चैप्टर्स हैं? तो 8 चैप्टर्स है. ऑब्वियसली जो है वो नाम में ही पता चल रहा है, अष्ट अध्याय यानी कि 8 चैप्टर्स. ठीक है, प्रत्येक अध्याय तो कुल मिलाकर कितने होते हैं? 32 पाद होते हैं या 4 4 पाद होते हैं. ठीक है, ये 4 4 तथा इसमें, हाँ, ये आपको पाद याद रखने की जरूरत नहीं है. 4000 सूत्र, लगभग 4000 सूत्र, लेकिन एग्जैक्ट एक्यूरेट जाए तो 3978. ठीक है, इतने सूत्र होते हैं. इसीलिए पाणिनि को सूत्रकार भी कहा जाता है. आ रही है बात समझ में? क्योंकि उन्होंने इतने सारे जो है वो सूत्रों की रचना की है. ओके, नेक्स्ट आवर इज वृद्धिराज, मतलब अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र क्या है? तो वृद्धिरादेश है. ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, लेकिन पढ़ना हो तो, आपको याद रखना हो तो. फिर अंतिम सूत्र जो है वो अ है ना. महर्षि कात्यायन, यहाँ पर ये अगेन इंपॉर्टेंट आ जाता है कि महर्षि कात्यायन जो है, या फिर उनको रुचि भी कहा जाता है. उन्होंने सूत्रों की वार्तिक लिखा. वार्तिक मतलब क्या? कि सूत्रों को एक्सप्लेन करने वाले वार्तिक होते हैं. ठीक है, होते संस्कृत में ही है लेकिन वार्तिक होते हैं, जो थोड़ा सा इलेबोरेट करके सूत्रों को समझाते हैं. तो वो किसने लिखा है? कात्यायन ने लिखा है. ठीक है. महर्षि पतंजलि ने अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों पर एक विस्तृत भाष्य लिखा है. ठीक है, तो महर्षि कात्यायन ने वार्तिक लिखे हैं और पतंजलि ने अष्टाध्यायी सूत्रों पर भाष्य लिखा है, जिसे महाभाष्य कहते हैं. ठीक है, तो कात्यायन को इसलिए वार्तिककार बोलते हैं और पतंजलि जी ने भाष्य लिखा है इसलिए उनको भाष्यकार भी कहते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है. ओके. महाभाष्य कितने हैं? तो 84 आविक हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है. भट्टोजी दीक्षित, भट्टोजी दीक्षित ने सूत्रों की वृत्ति लिखी, इसलिए उन्हें वृत्तिकार भी कहते हैं. ठीक है, ये भी आपको याद रखना है. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द ग्रामर.
संस्कृत वर्णमाला के मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, संस्कृत को दो भागों में बांटते हैं ना, जैसे कि हमारे इंग्लिश के बेसिक क्या होते हैं, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स होते हैं, वैसे ही स्वर और व्यंजन होते हैं, है ना। यानी कि वॉवल्स यानी स्वर और कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन संस्कृत में। परिभाषा, बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण किसी और की सहायता से नहीं बोला जा सकता, ठीक है। और व्यंजन क्या होता है कि स्वरों की सहायता से। देखो स्वर जो होता है ना वो बहुत बेसिक होता है, इनके अलावा तो आप साउंड प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते, ठीक है। जो बेसिक साउंड्स होते हैं ना, अ ई उ रिल रे, ये जो बेसिक साउंड होते हैं, ठीक है, इनके बिना आप जो है वो साउंड ही प्रोड्यूस नहीं होगा, और ये जो साउंड्स हैं इनसे फिर आप क्या बनेंगे, व्यंजन बनेंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता दूं कि जैसे हम क लिखते हैं, ठीक है, तो क जो एक्चुअल क होता है ना, वो एक्चुअल में क कैसे बनता है, ये क प्लस अ होता है, ठीक है। क प्लस अ होता है। उससे जो है हम जो प्रोनाउंस करते हैं पूरा जो क यानी कि जो होता है, क जो होता है ये इस तरीके से बनता है। ये होता है एक हलंत वाला क, ठीक है, ये एक हाफ क होता है, उसके साथ अ जो है वो स्वर जुड़ता है, तब जाके पूरा क बनता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये हम आगे भी इसका क्या यूज है ये समझेंगे। तो इस तरीके से ये पूरा क बनता है, ठीक है। तो ये व्यंजन वाला क है जो किसकी सहायता से बना है, स्वर के सहायता यानी अ से बना है, ठीक है। ओके, होप समझ में आ गया हो आपको। तो स्वर जो है वो इस तरीके से व्यंजन की व्यंजन का व्यंजन फॉर्म करता है, ओके। तो यहाँ पर देखो स्वर कौन से होते हैं, दीर्घ ह्रस्व होते हैं, दीर्घ होते हैं, प्लूत होते हैं, है ना। ह्रस्व यानी कि अ ई उ रिल रे, और उनका ही जो है वो बड़ी की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, ये सब लगा दे तो आ ई उ रिल ए आए ओ औ, ठीक है। तो ये जो है वो दीर्घ हो गए। और तीनों मात्रा वाला स्वर इन दोनों से मिक्सचर से जो जो बनते हैं, जैसे कि ओम हो गया, ठीक है, तो वो हो जाएंगे प्लूतम, ठीक है। अनुनासिक होते हैं कुछ, अनुनासिक मतलब कि क्या, नाक से हवा निकाल कर बोले जाने वाले, मतलब कि क्या हमें जो नोज है उसकी जो है वो सहायता लेनी पड़ती है ना, उसकी हेल्प से हम प्रोनाउंस करते हैं। तो जैसे कि क्या होता है वो अंग इंग उंग होते हैं, राइट। ओके। निर अनुनासिक क्या होता है, केवल मुख से जो बोले जाने वाले स्वर, तो वो सिर्फ उसमें अनुनासिक जो है वो नहीं आते, ठीक है। ओके। सो व्यंजन कॉन्सोनेंट वर्गीकरण, ठीक है। इसका वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन क्या है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्मस्थ व्यंजन, ये हमें आगे भी इंपॉर्टेंट है, तो ये एक बार देख लो कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है, जो हम क ख ग घ पढ़ते हैं, जो हिंदी की वर्णमाला पढ़ते हैं, है ना। जैसे इंग्लिश की ABCD, संस्कृत के आएंगे अभी आगे, और हिंदी के जो हम क ख ग घ पढ़ते हैं, तो उसमें क से म तक जो होता है, क से प तक, है ना, वो जो है वो स्पर्श व्यंजन में आएंगे। अंतस्थ व्यंजन की क्या, सिर्फ य र ल व, य र ल व जो होते हैं उनको अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। ऊष्मस्थ व्यंजन किसको बोलते हैं, जो श श स ह होते हैं उनको ऊष्मस्थ व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। ओके। अनुनासिक में क्या होते हैं, य अंग इय ण न म, अंग इय ण न म, ठीक है। ये जो सारे हैं वो नेजल, जो नोज में जो वाइब्रेशंस आपको फील होंगी, आप अगर इनको प्रोनाउंस करेंगे तो नोज में जो है वो आपको वाइब्रेशंस फील होंगी, ठीक है। तो वो होंगे हमारे अनुनासिक। अयोगवाह क्या होते हैं, अयोगवाह यानी कि अनुस्वार विसर्ग, अनुस्वार मतलब कि क्या, जो हम जैसे कि अंकिता लिखा है हमने, तो ऊपर जो है वो हमें बिंदी लिखनी पड़ती है, ठीक है, वो जो लगानी पड़ती है। विसर्ग यानी कि क्या, जो साइड में जो दो हम ऐसे करके लगाते हैं, वो जिसको प्रोनाउंस करते हैं हम, है ना, तो वो विसर्ग हो गया, ठीक है। महत्वपूर्ण बिंदु, संख्या, संस्कृत में केवल 48 वर्ण होते हैं, याद रखने हैं आपको। 13 स्वर, 33 व्यंजन और 2 अयोगवाह, ठीक है। उच्चारण, संस्कृत की बात की है, हाँ, हिंदी की नहीं। उच्चारण, वर्णों का उच्चारण उच्चारण स्थान और प्रयत्न के अनुसार होता है। देखो जैसे हम जो भी प्रोनाउंस करते हैं ना, वो प्रोनाउंसिएशन में हमें कुछ एफर्ट्स डालने होते हैं, ठीक है। तो वो उच्चारण हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे। माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं, 14 होते हैं। व्हाट इज माहेश्वर सूत्र, लेट्स अंडरस्टैंड फॉर इन अहेड चैप्टर्स। प्रत्याहार जो है वो भी अगला वाला टॉपिक है, तो हम उसको आगे समझेंगे। तो सबसे पहले देखो माहेश्वर सूत्र जो है वो टॉपिक है, ओके। सो माहेश्वर सूत्र संस्कृत व्याकरण का आधार है, ठीक है। ये क्या है, संस्कृत व्याकरण का आधार है। इसमें कितने सूत्र हैं, 14 सूत्र हैं, ये आपको बार बार MCQ जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। इसमें कितने सूत्र हैं, ठीक है, जिसमें संस्कृत के सभी वर्णों को क्रमबद्ध तरीके से रखा गया है, जैसे कि क ख ग घ, ये क्या वर्ण है हिंदी के, वैसे ही संस्कृत के भी वर्ण होते हैं, ठीक है, जिनको 14 सूत्र में डिवाइड किया हुआ है। इन सूत्रों के रचयिता कौन है, महर्षि पाणिनि, ठीक है, महर्षि पाणिनि जो सूत्रकार है। आ गई बात समझ में। इन सूत्रों को शिव सूत्र भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसी स्टोरी जो है वो फेमस है कि जब शिव जी डमरू बजा रहे थे, तो तब जो है वो पाणिनि जी ने उन्हें सुना, और उनके जो डमरू से जो ध्वनियां निकल रही थी वो उन्होंने फिर उनसे जो है वो माहेश्वर सूत्रों की रचना की है, ठीक है। तो इसीलिए उनको बेसिक सूत्र यानी शिव सूत्र भी कहते हैं, ठीक है। ओके। सो सूत्र एक्चुअल में क्या है ये देख सकते हैं आप। सूत्र, इसको मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ, आपको बहुत अच्छे तरीके से इनको सुन लेना है, ठीक है। और
इनको याद भी कर लेना है। ओके, सो लेट मी रीड इट। अ इ उ न, रिल रे क, ए ओंग, ए औच, हय वरट, ल ण, यमंगणनम, झ भय, घड़दश, ज ब गढ़दश, ख फ छ ठ थ, च ट त व, क प य, श श स र ह ल। ओके, तो ये सारे जो है वो 14 सूत्र हैं, और ये जो है वो वर्ण है, ठीक है, एक एक जो है वो वर्ण है। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इन चतुर्दश सूत्रों को मुख्य 42 प्रत्याहार बनते हैं। 42 प्रत्याहार क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, इनके द्वारा सूत्र अर्थ समझने में सहायता मिलती है, प्रत्याहार से सूत्र समझने में सहायता मिलती है। ठीक है, लेट मी टेल यू व्हाट इज प्रत्याहार। देखो, जैसे कि अब देखो, संस्कृत इतनी ब्यूटीफुल लैंग्वेज है ना, इसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट जो है वो होते हैं। अब देखो, यहाँ पर मैंने आपको पूरे जो है वो सूत्र पढ़ लिए, ठीक है। अब मुझे है ना सिर्फ ये 4 लाइन की ही 4 लाइन के सूत्रों का काम है, ठीक है, ये 4 लाइन के सूत्रों का काम है, क्योंकि ये 4 लाइन में क्या है, स्वर है। ठीक है, ये 4 लाइन में सारे स्वर है, कौन से, जो मतलब बिना किसी हेल्प के निकलते हैं वो, है ना। तो अब मुझे इन चार का ही सूत्र है, तो मैं इसको क्या बोल दूंगी कि आपको कहाँ से कहाँ तक करना है, अ च प्रत्याहार तक के जो वर्ण है वो आपको यूज करना है। कौन से, अ च प्रत्याहार। अ च प्रत्याहार में आपको बोलूंगी तो आपको समझ जाना है कि ओके, स्टार्टिंग का और एंडिंग का वर्ड लिया गया है, उनके बीच में जो भी जितने वर्ण आते हैं वो अच प्रत्याहार में आते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए, अच प्रत्याहार। तो अच प्रत्याहार मतलब क्या, कि उस अ और च के बीच में जितने वर्ण आएंगे वो अच प्रत्याहार में आएंगे। ठीक है, अब मैं आपको बोलूंगी कि नहीं, मुझे ह और हम प्रत्याहार जो है वो वहां तक का हमें यहाँ पर काम लेना है। ठीक है, यहाँ उसमें जो वर्ण आता है वो, तो फिर आपको समझ जाना है कि ओके, ह और म के बीच में जितने वर्ण आएंगे वो हम प्रत्याहार में आएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप जो है वो सारे प्रत्याहार बहुत ही अच्छे से दे दिया है। ठीक है, आपको एक एक की प्रैक्टिस करनी हो तो आप कर सकते हैं, इसमें एमसीक्यू भी पूछे जाते हैं। ठीक है, कि कितने वर्ण आएंगे यहाँ से यहाँ तक के प्रत्याहार में। ठीक है, अगर मैं पूरे माहेश्वर सूत्र की बात करूँ तो वो अल प्रत्याहार है। अल मतलब कि क्या, स्टार्टिंग का अ और लास्ट का ल। ठीक है, तो अल प्रत्याहार में आपके सारे माहेश्वर सूत्र आ जाएंगे। आगे बात समझ में, तो प्रत्याहार क्या है, एक शॉर्ट फॉर्म है लिखने का। ठीक है, तो एक शॉर्ट फॉर्म है लिखने का। ओके, ओके, सो लेट्स गो फर्दर। महत्वपूर्ण बिंदु, प्रत्याहार में इन सूत्रों को प्रत्याहार बनाए जाते हैं। प्रत्याहार वर्णों के समूह को संक्षिप्त नाम ले होता है। संक्षिप्त नाम मतलब कि क्या, शॉर्ट फॉर्म, है ना। तो ये जो माहेश्वर सूत्र है उसमें से मुझे कोई भी 4 या 5 या कितनी भी लाइन लेनी है तो मैं उसका शॉर्ट फॉर्म लिख दूंगी। ओके, इत संज्ञा क्या होती है, इत संज्ञा मतलब कि क्या, इत संज्ञा, यहाँ पर एक नोटिस की होगी आपने बात, कि इन सभी जो सूत्र हैं, ठीक है, इन सभी जो ये जो सभी सूत्र हैं, इनके लास्ट में जो वर्ड है इसमें आपने ये हलंत देखा होगा, जो मैंने आपको पहले समझाया, क पूरा कैसे बनता है ना। तो यहाँ पर ये भी सारे जो है ना वो पूरे नहीं है, ये आधे अक्षर है, आधे वर्ण है। ये जो ण है उसमें नीचे क्या लगाया गया है, हलंत लगाया गया है, इसको हलंत बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हलंत के जो वर्ड्स है ना उनको इत संज्ञा बोलते हैं। क्या, कि यह वर्ण प्रत्याहार में शामिल नहीं होता है। ठीक है, कैसे मैं बताती हूँ, ये रूल है प्रत्याहार का। ठीक है, अंतिम वर्ण को इत संज्ञा, माहेश्वर सूत्र के जो अंतिम वर्ण है उन सबको क्या बोलेंगे, हम इत संज्ञा बोलेंगे। ठीक है, अब प्रत्याहार का क्या रूल है, एक, कि जैसे मैंने आपको अच प्रत्याहार बोला, ठीक है, अ च प्रत्याहार बोला, तो मैं आपको बोलूंगी कि अच प्रत्याहार आप लिखिए। तो आप लिखेंगे कि उसमें क्या क्या आएगा, है ना, जैसे अ ई उ ण रिल रिक ये सब आएंगे, है ना, ये अ से च में। लेकिन रूल क्या है कि आपको ये जो हलंत वाले जो शब्द हैं, हलंत वाले जो वर्ण है, सॉरी, तो उनको जो है वो प्रत्याहार में शामिल नहीं करना है। तो यहाँ पर आप अमेजिंग थिंग यहाँ पर देख सकते हैं कि देखो, अच प्रत्याहार लिखा हुआ है, तो अ ई उ रिल रिक, है ना, अ ई उ ण लिखा है क्या, इसमें नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि वो इत संज्ञा है। उ रिल री क लिखा है क्या, कि नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि वो पूरा क नहीं है, तो इसलिए हमें प्रत्याहार में शामिल नहीं करना है। आगे बात समझ में। उच्चारण, इन सूत्रों का उच्चारण करते समय प्रत्येक वर्ण के बाद हलंत लगाया जाता है। प्रत्येक वर्ण के बाद क्या लगाया जाता है, हलंत। जब भी आप प्रोनाउंस कर रहे होंगे तो इनको पूरा प्रोनाउंस नहीं करना है ना, मतलब आपको जिसमें हलंत लगा है उसको हाफ ही, जैसे रिलरिक, मैं आपको रिलरिक ऐसा बोल रही हूँ, नहीं, रिलरिक। ठीक है, हो आपको समझ में आया हो इनके रूल्स प्रत्याहार के। उपयोग क्या है, माहेश्वर सूत्रों का प्रयोग संस्कृत व्याकरण के नियमों को समझने और याद रखने में होता है। ठीक है, ये जो व्याकरण है, पूरा जो बेसिक ग्रामर है संस्कृत का, वो इन्हीं पर बेस्ड है। तो आपको ये सारे 14 सूत्र जो है वो याद कर लेने हैं। ठीक है, यूट्यूब पर आप इनका प्रोनाउंसिएशन देख सकते हैं और इन्हें याद कर सकते हैं। इनसे प्रत्याहार बनाकर व्याकरण के नियमों को संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। ठीक है, प्रत्याहार के जो
प्रत्याहार क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, जिससे फिर उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अगला ये जो हमारा टॉपिक प्रत्याहार, देखते हैं क्या है। प्रत्याहार संस्कृत के व्याकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, संक्षिप्त रूप में दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। किसको? वर्णों को। वर्णों को क्या करना है? संक्षिप्त रूप में दर्शाना है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में दर्शाना है, जैसे कि मैंने आपको बताया। परिभाषा क्या है? प्रत्याहार का अर्थ होता है वापस लेना या संक्षिप्त करना। ठीक है, शॉर्ट कर देना या फिर वापस लेना। व्याकरण में इसका मतलब है वर्णों के समूह को एक छोटे नाम से दर्शाना। ठीक है, जैसे मैंने चारों लाइन को एक शॉर्ट फॉर्म में दर्शाया, मैंने अच लिख दिया तो वो शॉर्ट फॉर्म हो गया। कैसे बनते हैं? रूल क्या है? शुरुआत का वर्ड लेना है और अंत का वर्ड लेना है। जिस वर्ण के समूह का प्रत्याहार बनाना है उसके पहले वर्ण से शुरू करना है और इत वर्ण पर समाप्त करना है। ठीक है, क्या किया मैंने यहाँ पर जो है वो पहला वर्ण जो है वो आप ऐसा नहीं कर सकते कि अ ले लिया और बीच में फिर मैंने ये ओ ले लिया तो औ प्रत्याहार, ऐसा नहीं होता है। आपको कंपल्सरीली फर्स्ट और फिर इनमें से जो भी लाइन में आपको जहां तक जाना है तो उसके लास्ट वर्ड को मेंशन करना होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट उदाहरण के लिए यहाँ पर देखो अच प्रत्याहार दिया है। ठीक है, तो आगे का और हलंत वाला जो है वो इत संज्ञा जो है वो ली गई है। हल जो है वो व्यंजन, इसमें सभी व्यंजनों का समावेश हो जाता है, इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रत्याहार है। क्यों? क्योंकि जो हमने संस्कृत के बेसिक वर्ण पढ़े है ना, जो स्वर और ये पढ़ा व्यंजन, तो वो कौन से प्रत्याहार में आएंगे? अच प्रत्याहार और हल प्रत्याहार में। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु, प्रत्याहार में इत वर्ण शामिल नहीं होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया लास्ट वाला शामिल नहीं होता है। इस प्रत्याहार में कई वर्ण शामिल हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे, आप कितना भी पूरा ले सकते हो, पूरा माहेश्वर सूत्र का भी एक प्रत्याहार आप लिख सकते हो। प्रत्याहार का उपयोग क्या होता है? नियमों को संक्षिप्त या याद रखने में आसान बनाने के लिए किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण प्रत्याहार कौन कौन से हैं? इसमें से सबसे महत्वपूर्ण देखो अक प्रत्याहार है, यानी कि अ ई उ रिल री। ठीक है, इक प्रत्याहार है, उसमें ई उ रिल री। ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। आप कोई भी ऊपर से फर्स्ट वर्ड लें और नीचे से सेकंड जो इत संज्ञा है वो लेंगे तो फिर आपको आपको प्रत्याहार बनाना होगा। ओके, इसमें से यण प्रत्याहार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें बार बार यूज में आएगा। ठीक है, य र ल वो उसमें आते हैं। ओके, नेक्स्ट आर इज उच्चारण स्थान। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज उच्चारण स्थान। तो व्हाट इज उच्चारण स्थान? वर्ड ब्रेक करना है हमें हर बार। उच्चारण का मतलब होता है प्रोनाउंसिएशन, और स्थान मतलब प्रोनाउंसिएशन कहाँ से हो रहा है, प्रोनाउंसिएशन का सोर्स क्या है। ठीक है, तो देखो संस्कृत के हर वर्ण को उच्चारण मुख के किसी खास स्थान से होता है। देखो हम जो स्पीच होती है, हमें फिजियोलॉजी में भी स्पीच मैकेनिज्म जो है वो पढ़ना होता है, बीएमएस के फर्स्ट ईयर में ही। ठीक है, तो उसमें हम स्पीच मैकेनिज्म जो पढ़ते हैं तो उसमें हमारे अलग अलग जो स्पीच के लिए जो है वो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे लैरिंग्स, फेरिंग्स, वॉइस बॉक्स। ठीक है, टंग, लिप्स। ठीक है, तो वैसे ही एक्सप्लेन किया है संस्कृत में भी कि जो हमें कोई भी वर्ड प्रोनाउंस करना है तो उसका अलग अलग स्थान से वो वर्ड प्रोनाउंस होता है। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम? उच्चारण स्थान बोलेंगे। संस्कृत में उच्चारण के 8 स्थान है। कितने स्थान बोले गए हैं उच्चारण के? 8 स्थान बोले गए, मतलब 8 जगह ऐसी हैं जहां से हम अलग अलग साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, जहाँ के विभिन्न वर्णों को उच्चारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही टेबल फॉर्म में बहुत ही अच्छे से दे रखा है आपको। ठीक है, हम एक एक जो है वो पढ़ेंगे। देखो फर्स्ट कौन सा है? कंठ। कंठ मतलब कि क्या? हमारा थ्रोट। ठीक है ना, तो वहां से क्या है? गले से बोले जाने वाले वर्ण। ठीक है, गले से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? तो देखो अ क ख ग घ अंग, ये क्या है? और विसर्ग जो भी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कैसे याद रख लेना है, ये आपको जो श्लोक दिया है, सूत्र दिया है, ये आपको सीधा क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि कंठ से बोले जाने वाले वर्ण जो है उनका सूत्र क्या है। तो आपको ऐसे करके क्वेश्चन जो है वो, ऑब्वियसली क्वेश्चन तो संस्कृत में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको ये सूत्र जो है वो कंपल्सरीली आपको याद कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आएगा, आपको ये जो वर्ण है वो नहीं पूछेंगे। अब मैं इसको ब्रेक करती हूँ, आपको पहले ये समझाते हैं। जैसे कि अ दिया है इसने पहले, तो अ जो है, हम जो स्वर का हमने अ पढ़ा था, वो कहाँ से प्रोनाउंस होता है? कंठ से प्रोनाउंस होता है। कु, कु का मतलब क्या है? यहाँ पर कु का मतलब क ख ग घ अंग, ये जो पूरी लाइन है। ठीक है, ये जो पूरी लाइन है उसको हमने शॉर्ट में यहाँ पर लिख दिया है संस्कृत में कु। सूत्र में जो सूत्र जितना ज्यादा शॉर्ट हो सकता है उतना ज्यादा शॉर्ट बनाने की इसकी कोशिश होती है। ठीक है, जो हमारे ऋषि हैं उनकी। तो यहाँ पर हमने पूरे जो क ख ग घ अंग है उनको हमने कु से रिप्रेजेंट कर दिया, और ह, ह यानी कि वही विसर्ग है ना, जो हमने जो विसर्ग हम इस तरीके से जैसे कि अंतः लिखते हैं तो अंतः में बाद में हम विसर्ग लगाते हैं, तो वही विसर्ग है। ठीक है, विसर्जनीय नाम कंठ। कहाँ से प्रोडक्ट, ये साउंड जो है वो कहाँ से प्रोड्यूस होंगे? कंठ से। सेम एज तालु। तालु यानी कि पैलेट। ठीक है, पैलेट यानी कि जो जीभ जहां पर रेस्ट करती है हमारी ऊपर की साइड की, वो तालु, उसे पैलेट बोलते हैं। इसका सूत्र क्या है? इचु यशा नाम तालु। ठीक है, इचु अगेन, तो ई जो शब्द है, ठीक है, ई जो वर्ण है
वो कहाँ से निकलेगा? तालु से निकलेगा। चू, चू का मतलब क्या हो गया? च छ ज झ इय, ये इतनी पूरी लाइन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया चू से, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है इचू य। य जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। य कौन से थे? तो अंतस्थ वर्ण थे, ठीक है ना। और य श, ठीक है, ये जो श है वो आ जाएगा तालु में, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा है ना कंफ्यूजन होता है, ठीक है, कि श जो है वो यहाँ पर देख सकते हो, एक ये श होता है, ठीक है। एक ये भी श ही इसको प्रोनाउंस करते हैं और इसको स प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों जो है वो थोड़े से सिमिलर लगते हैं, लेकिन संस्कृत में इसको अच्छे से आइडेंटिफाई करने के लिए बताया है, ठीक है। कैसे? कि ये जो तालु, तालु तालव्य श, जब हम आपको बोलेंगे कि तालव्य, या संस्कृत के टीचर आपको बोलेंगे कि तालव्य श लिखना है, तो तालव्य श मतलब कि क्या? जिसमें जीभ जो है वो पैलेट को टच होगी, ठीक है। तो वो श लिखने के लिए आपको याद रखना है कि तालव्य श कौन सा है। नेक्स्ट इसको बोलते हैं मूर्धन्य श, यानी कि मूर्धा से जो है वो निकलता है। मूर्धा यानी क्या? मसूड़ों से बोले जाने वाले वर्ण, ठीक है। तो उसमें जो श आएगा उसको मूर्धन्य श बोलेंगे। और दंत यानी कि जीभ जिसमें दंत से टच होगी, तो उसको स बोलेंगे, ठीक है। तो इसका श्लोक हम देख लेते हैं, जैसे कि तालव्य का श्लोक क्या है? इचु यशानाम तालु। मूर्धन्य का क्या है? ऋतु रसाणाम मूर्धा। रू यानी कि ये जो रू हमने शब्द देखा था, टू, टू यानी कि ट ठ ड ढ ण वाली लाइन। और र, तो यहाँ पर र, और अगेन जो श है यहाँ पर मूर्धन्य श है, ठीक है। ओके। सो दंत, दंत के लिए क्या श्लोक है? तो ऋतु लसानाम दंता, यहाँ पर रू आएगा, जो हमने पढ़ा माहेश्वर सूत्र में, है ना। रू, रू है और रू है, ठीक है। ओके। सो यहाँ पर रू आएगा। तो ऋतु लसानाम दंता, ठीक है। ऋतु लसानाम दंता, ये श इसमें नहीं आएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ऋतु लसानाम, ऋतु लसानाम, तू अगेन क्या? त थ द ध न, ठीक है। लसानाम दंता। और यहाँ पर जो है वो यहाँ पर ल भी आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ल जो है वो ऐड कर लेना है, यहाँ पर ल भी आएगा। ओके। दंता। ओष्ठ यानी कि क्या? जिसमें होठों की जो है वो हमें हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। तो वो होठों से बोले जाने वाले वर्ण क्या है? उपुदमन्यम ओष्ठौ, जिसमें उ वर्ण है, ठीक है। सबसे पहले उ वर्ण। उपुदमन्यम, पु यानी कि क्या? प फ ब भ म वाली लाइन, ठीक है। उपुपदमान्यम ओष्ठौ, ठीक है, जिसमें होठ की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण। कंठ तालु, कंठ यानी कि क्या? जिसमें थ्रोट और तालु पैलेट दोनों का जो है हमें यूज करना पड़ेगा। उसके लिए श्लोक क्या है? ए दे तो कंठ तालु। ए दे तो, ए यानी कि ये जो ए है और बड़ा ए है ना, जो दीर्घ ह्रस्व ए और दीर्घ ए, ठीक है, संस्कृत में इसे बोलते हैं। वो जो है वो कहाँ से प्रोनाउंस होगा? कंठ और तालु पैलेट दोनों की सहायता से। कंठ ओष्ठव यानी कि क्या? ओदव तो कंठ ओष्ठव, ठीक है। तो ये जो है वो कहाँ से प्रोनाउंस होगा? ओ और औ से, ठीक है। फिर दंत औष्ठव यानी कि क्या? जिसमें दांत और होंठ दोनों का करना हो, वैसा एक ही वर्ण है, कौन सा? वकार, व। वकारस्य दंत औष्ठव, वकारस्य यानी कि व को मतलब प्रोनाउंस करना है, तो किसकी हेल्प लेनी पड़ती है? दंत और ओष्ठ की। नासिका, नासिका के लिए यमंगणा नाम नासिका च। मैंने बोला था आपको यण जो प्रत्याहार है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि उसमें ये सारे नासिका के वर्ण आते हैं, ठीक है। तो यमंगणना, ठीक है। यमंगणानाम, ठीक है। यहाँ पर ज जो है वो टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर ज नहीं आएगा, यमंगणनम। ओके। याद रखने के लिए क्या है? देखिए, तो कंठ जो है वो, कंठ जो है वो मोस्टली अ से शुरू होने वाले हैं। तालु जो है वो मोस्टली ई से शुरू होने वाला है। मूर्ध जो है वो मोस्टली री से शुरू होने वाले वर्ण है, ठीक है। दंत जो है वो रू से, और उष्ट जो है वो ऊ से शुरू होने वाले अधिकतर वर्ण है, ठीक है। अतिरिक्त जानकारी में क्या है? कुछ वर्णों के उच्चारण नाक से भी हवा निकलती है, जिसे अनुनासिक कहते हैं, है ना। ये हमने पढ़ा, जो यण में यण प्रत्याहार में जो जितने वर्ण है वो अनुनासिक है, ठीक है। अनुस्वार का उच्चारण भी नाक से होता है। अनुस्वार यानी कि जैसे अंग बोल रहे हैं हम, है ना, तो अंग जो है वो उसमें भी अनुस्वार आएंगे। ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रयत्नानी, तो इसे हम अब अगले इसमें कवर करते हैं। तो यहाँ तक होप आपको समझ में आया हो, ठीक है। ये आपको सारे सूत्र जो है वो याद कर लेने हैं अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो इन्हीं में से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे श्लोक यहाँ पर याद कर लेना है, जितने मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, ठीक है। हर एक टॉपिक के आपको खाली क्या करने हैं? श्लोक ही यानी सूत्र ही याद करना है। ओके। ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रयत्नानी, ठीक है।
प्रयत्नानि क्या, यत्न के प्रकार। मैंने अगेन बोला आपको, प्रयत्नानि, प्रयत्न जो है वो मूल वर्ड है। ठीक है। ध्वनि के उच्चारण के लिए वक्ता को यत्न यानी कि चेष्टा करनी पड़ती है, यानी कि क्या, एफर्ट्स करने पड़ते हैं। जो भी हमें अगर साउंड प्रोड्यूस करना है तो हमें उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं। ठीक है। तो एफर्ट्स कैसे होते हैं, अंदर के, अंदर का यत्न यानी अभ्यंतर, जो इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो बॉडी के, वो जो प्रयत्न करेंगे वो, और बाह्य यत्न। ठीक है, यानी कि एक्सटर्नल एफर्ट्स। ठीक है, तो ये इंटरनल एफर्ट्स और एक्सटर्नल एफर्ट्स। लेट्स स्टार्ट विद अभ्यंतर, दैट इज इंटरनल एफर्ट्स। कौन कौन करेगा इंटरनल एफर्ट्स? ठीक है, कैसे होंगे, देखो। इसमें कौन करता है, वाग इंद्रिय करती है। वाग इंद्रिय मतलब कि क्या, ये यहाँ पर जो है वो संधि है, मूल जो वर्ड है वो वाक इंद्रिय। वाक मतलब कि बोलना, है ना। वाक इंद्रिय, तो वाक मतलब कि बोलने के लिए जो भी इंद्रिय यूज होंगी, तो उसको हम वाग इंद्रिय बोलेंगे। ठीक है, जो कौन से हैं, जीवा, टंग, मुख, ठीक है, माउथ, दंत, टीथ और तालु यानी कि पैलेट। ठीक है, तो ये जो है वो वाग इंद्रिय है। ठीक है, ये जो एफर्ट्स करेंगे। अब कैसे एफर्ट्स करेंगे, देखो, सबसे पहले विवृत्त, जो पूरी तरह से खुली रहती है। ठीक है, जो भी जो वागिंद्री है वो पूरी तरीके से खुली रहेंगी, उसको विवृत बोलेंगे। उससे कौन से स्वर वर्ण जो है वो प्रोनाउंस होंगे, तो देखो, आ ई उ रिल री ए ओ औ। ठीक है, तो ये जो है वो प्रोनाउंस होंगे किससे, विवृत एफर्ट्स करेंगे तब। ठीक है, क्या होगा, क्या होगा उसमें, वागिंद्री जो है वो पूरी तरीके से खुली रहेंगी। आपको सूत्र अगेन याद कर लेने हैं। ठीक है, विवृत स्वराणाम, ये आपको सूत्र याद करना है, क्योंकि आपको क्या पूछा जाएगा कि अभ्यंतर में विवृत का जो है वो सूत्र क्या है। ठीक है, विवृत स्वराणाम। स्वराणाम का क्या मतलब है, सारे जो स्वर हैं, जो कि हमने अ आ इ ई पढ़े, जो सारे स्वर हैं, वो कौन से एफर्ट से जो है वो प्रोनाउंस करेंगे, विवृत एफर्ट से। ठीक है, विशेषता क्या है, उच्चारण के वायु बिना रुकावट के बाहर आ जाती है, बिना किसी कोई ऑब्स्ट्रक्शन वहां पर नहीं होगा वायु के लिए। ठीक है, एयर जो है वो पैसेज जो है वो क्लियर होगा। स्पृष्ट, स्पृष्ट में परिभाषा क्या है, वागिंद्री का कंठ, तालु आदि के स्थानों पर पूर्ण स्पर्श होता है। जो हमारी जो एयर है, ठीक है, उसमें कंठ और तालु आदि स्थानों से पूर्ण स्पर्श होता है, मतलब वो टच हो जाएंगे। ठीक है, कंठ और तालु, कौन कौन से स्पर्श वर्ण आएंगे इसमें, इसमें स्पर्श वर्ण आएंगे। देखो, स्पर्श वर्ण मैंने आपको बताया, स्पर्श वर्ण। ठीक है, अनुनासिक स्पर्श वर्ण जो है वो इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा। उसमें क्या क्या आता है, क ख ग घ अंग च छ ज झ, पूरा कहाँ से म तक। क से म तक के जो वर्ण होते हैं उन्हें स्पर्श वर्ण बोलते हैं। इनका सूत्र आपको याद कर लेना है। ठीक है, स्पृष्टम स्पर्शानाम, स्पर्शानाम का क्या मतलब है, क से म तक। ठीक है, जो श्लोक होता है वो बहुत इजी होता है जब तक आप उसका मतलब नहीं समझ लेते। ओके, नेक्स्ट आर इज, विशेषता क्या है इसकी, जिह्वा का स्पर्श जो है वो स्पष्ट होता है। यहाँ पर जो हमारी जो टंग है वो पूरी तरीके से टच होगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आर इज ईषद विवृत्त। ठीक है, ईषद विवृत्त परिभाषा क्या है, वागिंद्र थोड़ी खुली रहती है, पूरी तरीके से नहीं। वायु का प्रवाह बिना रुके होता है, अगेन यहाँ पर वायु ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होगी। उदाहरण के लिए क्या है, ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण में क्या है, अंतस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण पढ़े थे, है ना। तो अंतस्थ य र ल व, ऊष्म वर्ण जो है वो श श स ह। कौन सा श, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत स। ठीक है, विशेषता आपको सूत्र में जो है वो सूत्र कैसे बना है, ईशत, ईशत विवृत ऊष्माणाम। ऊष्माणाम का मतलब क्या है, ये जो वर्ण है वो, तो ऊष्म वर्ण जो है वो इसमें आएंगे। ठीक है, वायु प्रवाह में थोड़ा खुलापन रहता है। ठीक है, जितना विवृत में नहीं, उससे थोड़ा खुला। ठीक है, ईषद स्पृष्ट, व्हाट इज ईषद स्पृष्ट, तो वाक्येंद्र का कंठ आदि के स्थानों पर थोड़ा सा स्पृष्ट होता है। स्पृष्ट मतलब कि क्या, कि जो स्पर्श होना है ना, मतलब टच होना, तो थोड़ा सा टच जो है वो होता है। ठीक है, कंठ आदि स्थानों पर। ओके, सो अंतस्थ वर्ण कौन से, य र ल व, मैंने आपको बताया यहाँ पर भी अंतस्थ वर्ण। ठीक है, श्लोक आपको याद कर लेना है, ईशत स्पृष्ट अंतस्थानम। अंतस्थान में मतलब कौन से, य र ल व। इसकी विशेषता क्या है, स्पर्श हल्का सा होता है। ठीक है, संवृत्त, स्ववृत्त में क्या आएगा, परिभाषा वागींद्रिय उच्चारण स्थान के निकट आती है पर स्पर्श नहीं करती, बहुत क्लोज हो जाती है वागींद्रिय, जो भी जीवा, मुख, तालु है, वो आएंगे क्लोज लेकिन टच नहीं होंगे। ठीक है, उसमें क्या आता है, ह्रस्व अ आता है। ह्रस्व अ का मतलब क्या है, आ। ठीक है, ह्रस्व अ का मतलब क्या है, आ। ठीक है, तो ह्रस्व अ और दीर्घ अ। ठीक है, तो ये दीर्घ अ है। ठीक है, और ये ह्रस्व अ है। ठीक है, तो जो ह्रस्व अ है वो आएंगे इसमें, संवृत्त ह्रस्वस्य। ठीक है, ह्रस्व अ के लिए संवृत्त यत्न होता है। इसमें क्या होता है, वायु मार्ग होने जैसी स्थिति होती है, वायु मार्ग बंद होने जैसी, क्यों, क्योंकि वो थोड़ा सा क्लोज में आ जाता है। ठीक है, ओके, बाह्य प्रयत्न यानी कि एक्सटर्नल एफर्ट्स। तो बाह्य प्रयत्न में क्या होता है कि उच्चारण के समय किया जाता है। ठीक है, यह मुख के बाहरी भाग में होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया अभी, एक्सटर्नल एफर्ट्स मतलब कि क्या, हमारे जो लिप्स हैं वो जो मतलब करेंगे, एफर्ट्स करेंगे,
प्रोनाउंसिएशन के लिए, ठीक है, उसको हम बोलेंगे बाह्य प्रयत्न। ये कितने टाइप्स के होते हैं? 11 टाइप्स के। हमने अभ्यंतर कितने टाइप्स के पढ़े? 5 टाइप्स के, ठीक है। ये आपको क्लासिफिकेशन याद रख लेना है, ठीक है। जो एफर्ट्स होते हैं यानी जो प्रयत्न होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। ये प्रयत्न होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो इंटरनल, ठीक है, यानी कि अभ्यंतर, और एक तो एक्सटर्नल, ठीक है। तो एक्सटर्नल यानी कि बाह्यांतर। इंटरनल कितने पढ़े हमने? 5 पढ़े इंटरनल, और ये कितने पढ़ने वाले हैं एक्सटर्नल? 11, ठीक है। तो इस तरीके से कितने एफर्ट्स हो गए आप कर सकते हैं, ठीक है, 16 एफर्ट्स। ओके, सो बाह्य प्रयत्न के प्रकार क्या है? विवार। सबसे पहले विवार। विवार में क्या होता है? उच्चारण के समय मुख का खुलना, ठीक है। अब देखो मुख जो है वो बाह्य वाला है ना, तो वो उसका क्या, वो खुलेंगे तब जाके ही हमारे जो है वो जैसे स्वर और कुछ व्यंजन, जिसमें कुछ स्वर आता है कुछ व्यंजन आता है, ठीक है। संवार, ये इसका जो है वो हम आगे यहाँ पर श्लोक आपको पढ़ेंगे तब आपको इसमें कौन से वर्ण आते हैं वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। संवार मतलब कि क्या? उच्चारण के समय मुख का न खुलना। विवार मतलब कि खुलना। संवार मतलब का मुख का न खुलना। श्वास मतलब कि क्या? श्वास वायु का प्रवाह, जिसमें हमें वायु का प्रवाह होगा, ठीक है। वो उसमें कौन सी, उदाहरण के लिए अघोष ध्वनि आती है। अघोष ध्वनिया मतलब कि क्या? यहाँ पर ही आपको लिखा हुआ है, ठीक है। अघोष ध्वनिया, ये अघोष ध्वनिया मतलब कि जिसमें गूंज नहीं होती है। घोष मतलब कि क्या? जिसमें गूंज होती है, जिसमें वाइब्रेशंस फील होंगी आपको, ठीक है। तो श्वास में क्या है? अघोष, जिसमें वाइब्रेशंस फील नहीं होंगी, ठीक है। नाद मतलब कि क्या? वर्णों के उच्चारण में एक विशेष प्रकार की गूंज, ठीक है, वो नाद, जिसमें घोष ध्वनिया आती है। जिस मतलब कि क्या है? य मंग ण द ब, ठीक है, इसमें हमें वाइब्रेशंस लगेंगी। ओके। अघोष मतलब कि क्या? गूंज नहीं, गूंज जो है वो, अघोष नहीं, घोष मतलब कि क्या? तो गूंज वाली ध्वनिया, ठीक है, जिसमें ग ज द द ब होगा। आप ऐसा समझ सकते हो कि कुछ भी जो इंस्ट्रूमेंट, जैसे इंस्ट्रूमेंट बजता है, जैसे कि तबला वगैरह बजता है, ठीक है, तो उसमें से इसी तरीके की ध्वनियां आएंगी, जैसे ज ड द ब, ऐसे करके जो है वो ध्वनियां निकलेंगी, ठीक है, जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करेंगी। अघोष मतलब गूंज नहीं होती, जिसमें अघोष व्यंजन कैसे होता है? तो क च ट त प, ठीक है। ये थोड़े से शार्प जो है वो साउंड करते हैं। अल्प प्राण। अल्प प्राण मतलब वर्णों के उच्चारण में कम वायु का प्रयोग, ठीक है, कम वायु का प्रयोग होगा। जैसे कि वर्गों के, अब यहाँ पर वर्ग किसके वर्ग की बात की है? यहाँ पर कौन से वर्ग, जब भी हम, आपको ये थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना रहता है कि हिंदी के बोले हैं कि इंग्लिश, संस्कृत के बोले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्ग बोला है ना, वो हिंदी के वर्णमाला की वर्ग बोला है। तो वर्गों में पहले तीसरे पांचवे, पहले तीसरे पांचवे का क्या मतलब है? क, ख, ग और घ, ठीक है। क ख ग और घ, ठीक है। तो ये हमारा पहला, ये दूसरा, ठीक है, ये तीसरा, और ये चौथा, ठीक है। तो ये वर्ग, वर्ग मतलब कि क्या? ये फर्स्ट, इसके नीचे जितने भी आएंगे वो फर्स्ट वर्ग कंसीडर होंगे, इसके नीचे जो जितने आएंगे वो थर्ड वर्ग कंसीडर होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर वर्गों के पहले, तीसरे और पांचवे, ये जो फर्स्ट है, थर्ड है और फिफ्थ है, कौन से? क, ग, अंग और च, ज, इय, ये सारे इसको क्या बोलते हैं? अल्प प्राण बोलते हैं, ठीक है। जिसमें अल्प प्राण मतलब वायु जो है वो कम उसका उपयोग होगा। महाप्राण मतलब कि क्या? सेकंड, और जो इसमें से बच गए, सेकंड फोर्थ, ठीक है, तो वो किस में आएंगे? महाप्राण में आएंगे। उदात्त में क्या आएगा? उदात्त मतलब कि हल्के से बोलना है ना, उच्च स्वर में। सॉरी, उदात्त मतलब कि ऊंचा ऊंचा स्वर है ना, जैसे हम बोलते हैं थोड़ा ऊंचे से बोलो, है ना, तो वो उदात्त हो गया। उदात्त मतलब कि जोर से आपको थोड़ा सा ऊंचे से बोलना है। अनुदात्त मतलब कि निम्न स्वर में, तो आपको थोड़ा धीरे बोलना है, ठीक है। समझ रहे? तो आपको थोड़ा धीरे बोलना है। और मतलब जो कुछ ऐसे, मतलब ये हमें एक्चुअली कहाँ होता है, ये जो वेद होते हैं, है ना, और मंत्र उच्चारण करने पड़ते हैं पंडित जी को या ब्राह्मणों को, तो उसमें ये ज्यादा ये हेल्पफुल है। हमें इतना ज्यादा यहाँ पर हेल्पफुल नहीं है ये, पर हमें याद जरूर रखना है, ठीक है। तो वो जो प्रोनाउंस करते हैं, कुछ मंत्र होते हैं वो थोड़ा ऊंचे से प्रोनाउंस करना होता है, कुछ जो है वो नॉर्मल वॉइस पे करना होता है, कुछ जो है वो लो वॉइस पे प्रोनाउंस करना होता है, ठीक है। तो ये उच्च, उदात मतलब कि ऊंचे से, अनुदात यानी कि थोड़े निम्न स्वर में उच्चारण, और स्वरित यानी कि मध्यम, यानी कि नॉर्मल अपनी जो वॉइस है वो, ठीक है। संक्षेप में बाह्य प्रयत्न का निर्धारण आपको यहाँ पर क्या करना है, ये वाला याद रख लेना है। खर प्रत्याहार, ये आपका होमवर्क रहेगा। खर प्रत्याहार मतलब कि ख आपको ढूंढना है, जो हमारे 14 माहेश्वर सूत्र हैं उसमें ख ढूंढना है आपको, र ढूंढना है। उनके बीच जितने भी आते हैं वो आपको लिख लेने हैं। इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको याद भी रहेंगे कि खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, ठीक है। तो विवार श्वास और अघोष, विवार श्वास और अघोष, इसमें खर प्रत्याहार में जितने वर्ण आएंगे वो इसमें इन तीनों में आएंगे, ठीक है। खरो विवार श्वास अघोषाश्च, ये जो है वो आपका सूत्र है, और आपको यहाँ यही याद रख लेना है अच्छी तरीके से, ठीक है। खर तो आप जो है वो माहेश्वर सूत्र एक बार लिख भी ले एग्जाम में, तो आप बना सकते हैं कि खर प्रत्याहार में क्या क्या आएगा, लेकिन ये आपको सूत्र जो है वो याद रख लेना है। गॉट इट?
संवार नाद घोष, ये जो तीन है उसमें हर्ष प्रत्याहार आएंगे। ठीक है, अगेन आपका होमवर्क हो जाएगा कि हर्ष प्रत्याहार में क्या आता है, कौन सा श है ये, तो तालव्य श है। ठीक है, ये आपको श्लोक अगेन याद रख लेना है, हर्ष संवार नाद घोषाश्च। ये भी आपको देखो, हर्ष मतलब कि क्या, हर्ष प्रत्याहार, संवार नाद घोषाश्च यानी कि संवार नाद और घोष जो एफर्ट्स लगाते हैं हम वो। अल्प प्राण में क्या आएंगे, तीसरे पहले तीसरे और पांचवे जो वर्ण है वो अल्प प्राण में आएंगे। ठीक है, प्लस उसमें यण भी आएगा, तो यही आपको श्लोक में ऐड कर देना है। वर्गाणाम मतलब वर्ग के, कौन से, प्रथम तृतीय पंचम और यणश्च अल्प प्राणाः, वो क्या है, अल्प प्राण है। महाप्राण में क्या आता है, तो वर्ग के दूसरे और चौथे। तो क्या श्लोक कैसे स्टार्ट होगा, वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थी। ठीक है, वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थी, शतश्च, और क्या है इसमें शत, एक्चुअली ये मिस्टेक हो गई यहाँ पर, टाइपिंग मिस्टेक, शल आएगा। ठीक है, ल आना चाहिए यहाँ पर, आप अपने नोट्स में जो है वो अच्छे से याद कर लेना, यहाँ पर ल आएगा। ठीक है, शलश्च महाप्राण, महाप्राण में क्या आएंगे, शल, शल प्रत्याहार, शल प्रत्याहार में कौन से आएंगे वो वर्ण आप देख सकते हैं। स्वर जो है वो सभी स्वर, नाद, घोष और अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, तो स्वर में कौन कौन से आएंगे, वही हमारे जो स्वर हमने पढ़े वही। ठीक है, अ आ ई ई। ओके, सो होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, यहाँ पर आपको ये सारे मैंने आपको बताया कि उच्च अनुदात, उच्चेद अनुदात और स्वर, वो आपको ये श्लोक आपको नहीं याद करना है, वो अपने सिलेबस में इतना नहीं है। लेकिन ये जो है हमारे चार वर्ण जो है वो चार एफर्ट्स, वो अच्छे से आपको श्लोक के साथ याद कर लेना है। ठीक है, जो भी मैंने आपको यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है वो आपको याद रखना ही है कंपलसरी, क्वेश्चंस वहीं से आएंगे। ओके, थैंक यू।